Hello everyone, welcome to Exam4 and in this session we are going to deal with a very interesting topic that is a basic structure of doctrines. Okay, तो आप लोग मालूम होगा कि ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, इवन आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ से मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन्स है, कभी कभी कंडीशन ये होता है कि ये कभी कभी क्रिटिसाइज किया जाता है। किस रेस्पेक्ट में कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मतलब ये एक जुडिशरी का इवोल्यूशन है, मतलब जुडिशरी का एक क्रिएटिविटी बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये पहले से ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है, प्रीलिम्स से क्वेश्चन क्या बनता है, प्रीलिम्स क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कुछ स्टेटमेंट आपके पास होगा और उस स्टेटमेंट में आपको ये चेक करना होगा कि फॉलोइंग ऑफ द जो ऑप्शन, जो आपका ऑप्शन है, जो दिया है, जो गिवन है, वो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब ये तो एक समस्या ये भी है कि अब जो डॉक्ट्रिन्स है ये पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं है, ये इवॉल्व एक आइडिया है, और ये जो आइडिया होता है ना, ये होता है कि ये इवॉल्व हो रही है। जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, मतलब आने वाले डे पर ये भी होगा कि कुछ और भी एलिमेंट्स इसमें रखे जाएंगे, कुछ और भी जैसे जो बोल सकते हैं ऑप्शन इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन से सिंपल, एक तो मालूम होना चाहिए कौन से जजमेंट के बाद ये लाया गया, लेकिन आपको ये मालूम ये जरूर होना चाहिए कि इसका बेस क्या था, इसके पीछे, इसका ऑरिजिन के पीछे इसका बेस क्या था। तो शुरुआत से समझेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले अब ये करेंगे कि अपने साइड से सेशन बुक को सेव ही कर देंगे ताकि जो रिचमेंट है वो बहुत लोग तक हो सके। ठीक है, चलिए टॉपिक आप मेंशन करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन्स। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन्स बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तेरा टॉपिक। अब ना इसमें थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि इसका ये जो डॉक्ट्रिन्स है इसके पीछे क्या रीज़न है। ये जुडिशरी ने 1973 में केशव भारती केस में इसको लाया गया, लेकिन इसके पहले क्या इसका बैकग्राउंड था वो समझने की कोशिश करेंगे धीरे से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले ये समझेंगे कि आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 दोनों के बीच के टसल के बीच में, दोनों के बीच फाइट होती है, और वो फाइट में आपका एक रिजल्ट निकल के आता है, वो आपका होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन्स। ठीक, अब यहाँ पर पहले ये समझेंगे कि दोनों के बीच फाइट किसके रिस्पेक्ट में था, क्या ऐसी पॉइंट्स आ रही थी, क्या ऐसे इशू बन रहे थे जो कि दोनों आर्टिकल्स के बीच में ये टसल देखने को मिल रहा था। तो पहले ये समझेंगे कि आर्टिकल 368 होता क्या है, उसके बाद ये समझेंगे कि आर्टिकल 13 ये क्या होता है, दोनों समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझेंगे आर्टिकल 368 क्या होता है। आर्टिकल 368 क्या होता है? आर्टिकल 368 ये कहता है कि ये पार्लियामेंट को ये पावर देती है, पार्लियामेंट की पावर ये देती है कि पार्लियामेंट अपने तरफ से कोई भी लॉ ला सकती है, पार्लियामेंट अपने साइड से किसी भी आर्टिकल्स, किसी भी पार्ट, किसी भी शेड्यूल को अमेंड कर सकती है। मतलब एक वर्ड यहां पर लिखना चाहेंगे इसके बारे में कि पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि वो किसी भी लॉ, यहां एक वर्ड हम मेंशन कर रहे हैं एनी लॉ, ठीक है, एनी वर्ड यूज करें, मतलब कोई भी लॉ बना सकती है, किसी भी चीज को अमेंड कर सकती है। मतलब इतना है कि ये कोई लॉ बना सकती है, ऑल्टर कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, ठीक है, डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, ऐड कर सकती है, सेपरेट, मतलब ऑल्टर बोल लिख दिया सब कुछ आ जाएगा। मतलब इतना पावर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को देती है। तो पार्लियामेंट बेसिकली क्या है कि इनके पास पावर ये है कि किसी भी लॉ को बना सकती है, किसी भी पार्ट को वो चेंज कर सकती है, नए पार्ट को वो ऐड कर सकती है, प्लस कोई भी आर्टिकल को वो किसी पार्ट से दूसरे पार्ट में रख भी सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है, इतना पावर ही देती है। अब जो है ना, एक सेकेंड, यस, अब आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 ये कहता है, कुछ आपको मालूम होगा कि हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो आर्टिकल 13 उसमें आया था। आर्टिकल 12 जो कि आपका था इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में, आर्टिकल 13 उसमें ये था कि कोई भी ऑर्डर, कोई भी लॉ
मतलब या कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन, कोई भी रेगुलेशन, ऐसा कोई भी लॉ या कोई भी नियम जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता हो, तो वो आपका लॉ नल एंड वॉइड माना जाएगा। मतलब ये वो आपका लॉ इनवैलिड माना जाएगा। मतलब जो भी कानून, जो भी लॉ, जो भी रेगुलेशन, जो चाहे आपका ऑर्डिनेंस के थ्रू से हो, चाहे जो भी एक्टिविटी या जो भी एक्शन अगर फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रही है, तो वो आपका लॉ अनवैलिड, मतलब सॉरी इनवैलिड माना जाएगा, या नल एंड वॉइड इसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसको आप लिख सकते हैं इन शॉर्ट कि यहाँ जो लॉ वर्ड मेंशन किया गया, अब इसी लॉ वर्ड के बीच और पार्लियामेंट का एनी लॉ के बीच में टसल चलेगा, फाइट चलेगी, और इसी के बीच में जो जजमेंट आते हैं वो जजमेंट आपको याद होना चाहिए। याद हो जाता है, मेमोराइज करने से हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं। तो लॉ जो वर्ड यहाँ यूज किया गया है, इस लॉ का वर्ड यहाँ पर यह है कि अभी यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, अभी हम लोग कोई जजमेंट अभी दिए नहीं है, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग जो इसका ये कहना उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। कोई भी ऑर्डर, कोई भी एक्शन, कोई भी रेगुलेशन एटसेट्रा, ये अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, तो उस कंडीशन पर जो लॉ होगा वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। ठीक है, मतलब जो लॉ होगा वो आपका नल एंड वॉइड होगा, नल एंड वॉइड, या आप शॉर्ट में इनवैलिड लिख लीजिए, ये भी सही है। मतलब अब शॉर्ट में इसको थोड़ा समराइज करते हैं। आर्टिकल 368 ये कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि वो किसी भी लॉ को ऑल्टर कर सकती है, किसी भी लॉ को वो चेंज कर सकती है, किसी भी लॉ को वो मतलब बदल सकती है, चाहे वो आपका आर्टिकल ही क्यों ना, कुछ भी आर्टिकल, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स भी। ठीक है, इंक्लूडिंग हम बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बाकी डीपीएस पे तो हो गई। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती हो, तो वो आपका लॉ नल एंड वॉइड होगा। आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो आर्टिकल 368 है और आर्टिकल 13 है, दोनों का जो स्टेटमेंट है, दोनों का जो लाइन जो दिया गया है, वो आपका कॉन्फ्लिक्ट है, कर रहा है। एक तो ये कह रहा है कि कोई भी लॉ, पार्लियामेंट पास ये पावर कोई भी लॉ बना सकती है या कोई भी लॉ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। दूसरा ये कहता है कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, तो उस कंडीशन पर वो आपका नल एंड वॉइड होगा। तो ये दोनों के बीच में टसल तो दिख रहा है। अब इसी टसल को की शुरुआत कहाँ से होती है? आपको 1951 ये टाइम होता है जब यहाँ से स्टार्ट होता है, जब राइट टू प्रॉपर्टी, हम लोग शायद आपको मालूम नहीं हुआ, हम लोग फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, और हम लोग ये भी देख चुके हैं आर्टिकल 31B ABC क्या है, उसमें हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अपना आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन F में आता है, F में जो था, अभी तो नहीं है, जो कि आपका होल्ड, डिस्पोज, एक्वायर करने की राइट देती है पर्सन को। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में ये भी था आपका। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब यहाँ पर जो है ना 1951 का वो टाइम होता है यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, उस एक्ट के में राइट टू जो प्रॉपर्टी है उसको हटाने का भी प्रोविजन उसमें दिया हुआ था। कैसे? उसमें आर्टिकल 31A और B उसमें ऐड किया गया था। आपको हम पढ़ा चुके हैं आर्टिकल 31A और B क्या है, और वो कब ऐड हुआ? तो 1951 का ही फर्स्ट CAA एक्ट में। ठीक, अब जब इतना सब कुछ हुआ तो उसी के टाइम में 1951 का ही टाइम होता है जब शंकरी प्रसाद केस, अब यहाँ से आपका केस स्टार्ट होता है। तो हम ये चाहेंगे कि पेज हम थोड़ा चेंज कर ले। अच्छा, केस लिख रहे हैं तो वहाँ 1 करके लिखते चलेंगे ताकि आपको मालूम चले कि कितना केस अभी तक हो चुका है, जजमेंट। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद केस सबसे पहला होता है 1951। यही वो टाइम होता है जब वो आता है। क्यों? क्योंकि इसके बैकग्राउंड में फर्स्ट आपका अमेंडमेंट हो चुका है और उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को उसमें मतलब फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेट हो रहा है। जब फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तो अपना जजमेंट देगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन डाला गया कि गवर्नमेंट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रही है विद रेस्पेक्ट टू फ्रॉम जमींदारी एक्ट और लैंड सीलिंग एक्ट। तो यहाँ पर जो शंकरी प्रसाद केस है, इनका जजमेंट क्या आता है ये सुनिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इनका जजमेंट ये आता है कि गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकती है। क्यों? देखिए,
फाइट किसके बीच में था? आर्टिकल 13 और 68। तो यहाँ पर जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसका मुद्दा बनाकर शंकरी प्रसाद केस जो है ना, ये इसका जजमेंट आता है। तो यहाँ पर जजमेंट ये आता है कि पार्लियामेंट के पास देखिए यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, शुरुआत तो वहीं से होता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की बात है। इसका जो और ये रूट है, रूट कॉज, वो राइट टू प्रॉपर्टी है। लेकिन जब इसके आगे हम जब लोग पढ़ते खासकर ये टॉपिक में, तो हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी को बस स्टार्टिंग उसका एक रूट कॉज मानते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन में। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं ना, हम लोग आर्टिकल 13 और 68, आर्टिकल 68 दोनों बीच का ही फाइट मानते हैं। अब इसमें ये बोला गया कि पार्लियामेंट के पास ये इतना पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है। पहले स्टेटमेंट जो है उसको लिख लेते हैं। तो पार्लियामेंट पास इतना पावर है कि कैन चेंज फंडामेंटल राइट्स। जब ये बोला गया ना, इसके साथ ये भी बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स को तो चेंज कर सकती है, लेकिन साथ में ये बोला गया जो आर्टिकल 13 है, जो आप बोल रहे हैं कि आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डर, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी आपका एक्शन, वो आपका नल एंड वॉइड माना जाएगा जब वो आपका फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता हो। ठीक है, अब इसमें उसी लॉ वर्ड को आर्टिकल 13 का जो लॉ वर्ड है, ये लॉ वर्ड, इसमें ये बोला गया इस लॉ वर्ड में एक चीज आपका मिसिंग है जो कि इसमें एक्सक्लूड है। क्या एक्सक्लूड है? तो इसमें वो लॉ नहीं आएगा जो आपका आर्टिकल 368 यूज करके जो बनाया गया है। क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं। आर्टिकल 13 में जो लॉ, जो वर्ड यूज किया गया है, ये जो लॉ वर्ड यूज किया गया, ये जो लॉ है ये एक्सक्लूड करता है किस चीज को? उस लॉ से जो कि आपका आर्टिकल 368 को यूज करके लॉ बनाया गया है। ठीक है, मतलब जब भी पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज करती है और कोई भी लॉ लेके आती है, 368 कब होता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, अमेंड करने के टाइम, और जब अमेंडमेंट होता है उसके बाद कोई लॉ बन के आता है, तो वो लॉ इस लॉ में नहीं आएगा। और एक वर्ड इसमें बोला गया कि ये जो लॉ है आर्टिकल 13 का, ये लॉ आपका ऑर्डिनरी लॉ है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये जो लॉ है ये आपका ऑर्डिनरी लॉ है। ये लॉ बात ये नहीं करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है इसके बारे में ये बात नहीं करता है। आर्टिकल 13 बात करता है आपका ऑर्डिनरी लॉ के बारे में, जो कि आपका कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी आपका रेगुलेशन हो सकता है, कोई भी आपका ऑर्डर हो सकता है। ठीक, आई होप कि ये पॉइंट तो क्लियर होगा इस केस में क्या बोला गया। ठीक है, मतलब आप इसको अगर थोड़ा सा इसको शॉर्ट बोल में क्या बोलेंगे कि शंकरी प्रसाद केस का जो जजमेंट है वो गवर्नमेंट के फेवर में गया। ठीक है, फेवर में गया ना, हाँ, तो फेवर में गया। अब इसमें ना, इसके बाद देखिए सज्जन सिंह केस भी था, तो उसका भी जजमेंट सेम था, तो उसको हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बीच में और भी छोटे छोटे जजमेंट आए। तो अच्छा ये होगा कि इसको एक सिंपल तरीके से बहुत ज़्यादा पीएचडी ना करते हुए इसको कवर किया जाए। तो ये एक लॉ हो गया। ठीक है, ये एक जजमेंट हो गया। सेकेंड में आप लिखेंगे गोलकनाथ केस 1967। ठीक है, गोलकनाथ केस 1967। इसमें क्या हुआ आपको मालूम है कि एक तो हम लोग बोलते हैं ना, थोड़ा हम लोग ये बोल सकते हैं, मतलब अगर हम लोग बुक का लैंग्वेज में अगर नहीं जाना चाहेंगे थोड़ा मतलब हट के ये बोलते हैं कि 1964 तक जब तक नेहरू जी थे, और क्योंकि नेहरू जी फ्रीडम फाइटर एक थे, नेशनल मूवमेंट वो पार्टिसिपेट किए थे, और जो वहाँ उस टाइम का खासकर उनके डेथ से पहले तक में जो सुप्रीम कोर्ट थी उनका भी मानना ये था कि ये लोग तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी थी उस समय भी उनका जजमेंट जो था ना, वो मैक्सिमम जो होता था ना, वो गवर्नमेंट के फेवर में ही जाता। क्यों? क्योंकि मान चलिए कि जो अगर उसमें गांधी जी भी होते, गांधी जी कुछ बोलते कि गांधी और वो लोग मिल के मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाए हैं, और जब जुडिशरी बनती है तो जुडिशरी उस समय उनका पावर बहुत कम था, सेपरेशन था आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग, लेकिन उनका पावर वो अपने आप में कम समझती थी कि मेरा पावर कुछ नहीं है फ्रीडम फाइटर्स के सामने। लेकिन जब नेहरू जी का डेथ हुआ 1964 में, तो उसके बाद 1967 को टाइम, जब इस टाइम में इंदिरा गांधी यहाँ पर गवर्नमेंट थी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर थी, इस टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट था अपना थोड़ा एक्टिवनेस वो दिखाती है। किस तरीके से? तो इस एक्ट में ये बोला जाता है, सॉरी इस केस में, गोलकनाथ केस में, कि पार्लियामेंट आपका मतलब जो इसमें पीछे वाला जो जजमेंट था उसको ओवर रूल करते हुए
यानी कि पीछे वाले केस को ओवररूल करते हुए इसमें ये बोला गया कि पार्लियामेंट, ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है, लिमिटेड हम बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ यहाँ पर कि पार्लियामेंट, ऐसा नहीं कि मतलब जो लॉ यहाँ यूज किया गया 13 में, वो 13 का मतलब ये है कि उसमें इंक्लूडिंग वो लॉ भी आ सकता है जो आपका आर्टिकल 368 के बाद आया है। यानी कि इसमें ये बोला गया कि जो लॉ है आर्टिकल 13 का, यहाँ 13 लिख दे रहे हैं तब मालूम चले, इस लॉ में आपका इंक्लूडिंग कौन सा होता है, तो वो लॉ जो कि आपका आर्टिकल 368 को यूज करते हुए लॉ बनाया गया है। मतलब यहाँ पर पीछे वाला में क्या था कि आर्टिकल 13 जो है लॉ जो यूज किया गया, उसमें आर्टिकल 368 से जो लॉ बनाया गया वो एक्सक्लूड था। इसमें बोला गया कि आर्टिकल 13 का जो लॉ है वो आपका इसमें 368 का यूज करते हुए जो लॉ बनाया गया वो आपका इंक्लूड है। मतलब सेम चीज़ है, लेकिन इसमें बस इंक्लूड है और पीछे वाला एक्सक्लूड किया गया। जब ये हुआ तो सिंपल सी बात है, मतलब 368 में जो आपका लॉ बनेगा ये मतलब आपका एक्सक्लूड माना जाएगा, मतलब सॉरी इंक्लूड माना जाएगा। मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर 13 जो है ना, आर्टिकल 13 ये आपका पावरफुल हो गया। तो इसको आप कैसे याद करेंगे देख लीजिए। गोलकनाथ केस में आर्टिकल 13 एरो इधर कर दीजिए, 368 यहाँ की कर दीजिए, इसमें एरो इधर, मतलब इसके फेवर में जजमेंट आया। और पीछे अगर बात करें इसमें, तो एक तो आर्टिकल 13 है यहाँ पर, 368 यहाँ पर है, तो जजमेंट इधर आया। मतलब बहुत शॉर्ट में जाना चाहेंगे तो आप ये लिख लेंगे, तो आपको अगर आप समझे हुए तो, नहीं समझे तो फिर ये आप सोचेंगे कि ये क्या नंबर है, कभी 13 ग्रेटर कभी 13 स्मॉलर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे फटाफट से, ठीक है। इसी के अगेंस्ट में अब यहाँ पर जब इतना सब कुछ हुआ तो गवर्नमेंट तो यहाँ शांत बैठेगी नहीं, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक फिर से आर्टिकल 368 को यूज करते हुए थर्ड में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है, जो कि 1971 का होता है, ठीक है। 1971 में 24th CAA गवर्नमेंट लेके आती है, और उसमें जजमेंट ये आता है कि गवर्नमेंट एक सेकंड, उसमें जजमेंट ये आता है कि जो आपका पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 368 यूज करते हुए, देखिए इसमें ना चेंजेस, यहाँ पर दो चीज़ चेंजेस किया गया इसमें। गवर्नमेंट ने यहाँ ये सोचा कि अगर 13 में जो लॉ लिखा हुआ है उसको लेकर इतना बवाल हो रहा है, क्यों ना जब आर्टिकल 13 में चेंज कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट को इतना पता नहीं था कि आर्टिकल 13 भी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में ही आता है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट यहाँ पर क्या की, इसमें 24th में कि आर्टिकल 13 जो आपका है इसी में आपका एक डेरिवेटिव ऐड किया गया, डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे, इसी में एक सब सेक्शन जो ऐड किया गया 13 सबसेक्शन 4, ठीक है। बताएंगे ये अभी क्या होता है। और इसी में एक आर्टिकल 368 में भी कुछ चेंजेस हुआ, जिसमें 368 आपका इसमें 3, ठीक है, ये ऐड किया गया। अब इसका मतलब ये हुआ, अब सिंपल बता दें क्या प्रोविजन किया गया। ये ऐड करके ये बोला गया कि उसमें जो लॉ जो वर्ड है, उस लॉ वर्ड में वो लॉ नहीं आएगा जो कि आपका आर्टिकल 368 यूज करने के बाद जो लॉ बनता है। मतलब वही पीछे वाला चीज यहाँ पर उसको लॉ बना के रखा गया। पीछे जो तो जजमेंट आया था, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि प्रॉपर तरीके से CA लाकर कि ये जो आपका आर्टिकल है 13, उसमें जो लॉ वर्ड यूज किया गया उस लॉ में आपका 368 का जो लॉ है उसमें एक्सक्लूड माना जाएगा, ठीक है। उसको लिखना नहीं समझना है बस, ठीक है। 368 में क्या बोला गया कि आर्टिकल 368 के पास इतना पावर है और ये पार्लियामेंट को इतना पावर देती है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है, और उसमें आर्टिकल 13 के दोनों बीच में फाइट हो रहा था, 13 में चेंज कर दी और 368 में चेंज कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है थोड़ा सा प्रेशर में थी, मतलब यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए ये आपका एक अमेंडमेंट आया हुआ था, ठीक है। अब जब इतना सब कुछ हुआ ना, इतना सब कुछ होने के बैकड्रॉप में ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट थी प्रेशर में आ चुकी थी कि ये क्या हो चुका है आर्टिकल 368 में ही। और 368 में तो चलिए वो उसमें जब चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट लाए गए, तो ये तो पार्लियामेंट के पास पावर भी है,
लेकिन 13 में जो चेंज किया गया, ये पार्लियामेंट के पास पावर नहीं था, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो इसमें चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बोला गया किसमें, इसके जस्ट पहले वाले केस में, गोलकनाथ केस 1967 में। वही चीजें यहाँ पर जो है ना, बस जस्ट उल्टा हो गया। उल्टा तो हुआ, लेकिन यहाँ पर 13 जो है ये फंडामेंटल राइट्स में है, तो ये तो वैलिड होगा इसमें। लेकिन 368 क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो इसमें जो आपका जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अब जब जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, और इसमें पार्लियामेंट के पास फिर से वो पावर आ गया कि वो किसी भी एक्ट, किसी भी लॉ को वो चेंज कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी वो टेक अवे कर सकती है। तो इस कंडीशन पर जो सुप्रीम कोर्ट है, एक बहुत बड़ा सा जजमेंट, और आज तक का सबसे बड़ा बेंच। बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट जब भी, मतलब एक मिनिमम बेंच कितना होता है, 2 जज का होता है, और मैक्सिमम जो अभी तक हुआ है ना, मैक्सिमम एक तो मतलब किसका था याद नहीं आ रहा, लेकिन इसमें जो था आपका 13 था, केशव भारती केस, उसमें 13 था। एक अभी रिसेंट की बात है, इसमें 11 जज बैठे हुए थे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कौन सा है नाम, उसका याद नहीं, शायद ट्रिपल तलाक का नहीं है, याद नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। तो आप एक चेक करना कि रिसेंट का जजमेंट कौन सा है, सेकंड में, उसमें 11 है, तो 11 है, और उससे भी ज़्यादा बड़ा केशव भारती केस में, जो कि अभी लोग देखने वाले हैं। तो केशव भारती केस में जो कि 13 जजेस का बेंचेस था, उसमें जो आपका जजमेंट आता है ना, वो 7 और 6 के रेशियो में आता है, यानी 7 आपका मतलब फेवर में और 6 आपका नॉन फेवर में। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए रेशियो कितना है। अगर यहाँ पर अगर 14 जज होता तो मे भी हो सकता था केशव भारती केस का जैसा मतलब जो जजमेंट है वो कुछ होता ही नहीं। जिस जजमेंट में या जिस केसेस में जो आपका जजेस का जो नंबर है इक्वल है, और वो अगर किसी भी इशू में अगर दोनों का जो मतलब ओपिनियन है अगर सेम हो जाता है 6/6 या 7/7, तो आप सी समझिए कि जजमेंट वहाँ पर 0 है, वो जजमेंट है ही नहीं, ठीक। लेकिन क्यों यहाँ पर 7/6 में है, यानी कि एक जजमेंट, एक प्लस जजेस का जो ओपिनियन है वो सेम निकला। और जो केशव भारती केस है उसमें ये बोला गया, एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। वो नया कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। यहाँ से होता है स्टार्ट आपका इस टॉपिक का, मतलब ये पीछे आपका बैकग्राउंड था। और 1973 का वो टाइम जब ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, तो ये आप इसमें लिखेंगे कितना होगा जजमेंट, ये 4 हो जाएगा ना, 4। तो ये आपका था केशव नंदा भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था। और इसमें सबसे पहला इसमें लिखेंगे कि इसी में आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है, ठीक है। आप पूछेंगे कि ये क्या होता है? एक्चुअली ये एक डॉक्ट्रिन है जिसमें ये बोला गया कि पार्लियामेंट को ये बोला गया कि पार्लियामेंट के पास सचमुच में पावर तो है कि वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है, ठीक है। इसको चेंज करने की पावर है, फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करने की पावर है, ये भी है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है इसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है। मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट जो पीछे भी जो 24th CA आया आपका, उसमें जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये कहा कि 368 के पास इतना पावर है कि फंडामेंटल राइट्स को वो छीन सकती है। हाँ, इसमें भी यही बोला गया कि यस पावर तो है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे ये हुआ कि इंडिया इज नॉट ओनली ए मैप, ठीक है। तो ये जो है एक टेरिटरी भी है, टेरिटरी के साथ एक आइडिया भी है। मतलब आइडिया इन द सेंस ये बोल सकते हैं कि इंडिया में आपके पास डेमोक्रेसी है, इंडिया में आपके पास रिपब्लिक है, बोलते हैं इंडिया एक डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडिया में सोशलिस्ट है, फंक्शन भी है, इंडिया में जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट भी है, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। इंडिया में आपका जस्टिस का कॉन्सेप्ट तो है, साथ में साथ इसमें लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, इक्वलिटी है। ये सब क्या है? यह बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब इंडिया की जो पहचान है वो एक टेरिटरी से नहीं होती है, इंडिया की जो पहचान है ये जो फंक्शन है उससे होती है कि इंडिया एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है जिसमें यूनिटी भी है। इंडिया की जो जियोग्राफिकल जो रीजन है वो डिफरेंट तरीके से है, हर जगह अलग अलग जो मतलब ग्रुप के लोग हैं वहाँ लोग रहते हैं, फिर भी यूनिटी है।
तो ये सब चीज़ें क्या, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर ऐसा होता, मान चलिए कि इंडिया में अगर पार्लियामेंट पास इतना पावर होता कि वो कुछ भी कर सकता है, तो कभी कल के दिन ये भी होता कि जो डेमोक्रेसी सिस्टम यहाँ का है, तो कल के दिन डिक्टेटरशिप हो जाता है। ये होता ना, जो हिटलर वाला टाइम में था। तो ये चीज़ें ना आए, तो इसलिए ये बोला गया ठीक है आप चेंज कीजिए, लेकिन हिटलर वाला जो टाइम है ना फिर से रिपीट ना हो जाए। इसीलिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में आपका डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, पुलिस सिस्टम नहीं होना चाहिए, वो वाला चीज़ जो है। एक कभी आप देखते होंगे कि जो अफ्रीकन कंट्री है वहाँ पर क्या है, डिक्टेटरशिप है, वहाँ आर्मी रूल करती है कहीं कहीं। तो वो कंडीशन इंडिया पर ना आ जाए, इंडिया जो गवर्नमेंट इतना पावर ना ले ले अपने हाथ में कि वो कुछ भी कर सके। इसके लिए बोला गया आपको फंडामेंटल राइट्स छीनना है, छीन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें चेंज करना है, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। जो मूल ढांचा जिसको बोलते हैं, मूल ढांचा जो है ना, यानी कि एक बॉडी है, मूल ढांचा ये बोल सकते, एक मूल ढांचा ये होगा कि आपके पास 2 हाथ है, एक कान है, सर है, खोपड़ी है, मतलब ये बोल सकते हैं 5 सेंस है। तो ये क्या आपका मूल बेसिक आपका पार्ट है। जो बेसिक पार्ट है ये तो होना ही चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से बोला गया कि इंडिया का भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसको आप छीन नहीं सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप पूछेंगे सर ये बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो इसमें ना, जब इस टाइम ये लाया गया उस समय बहुत कम ही चीज़ था कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ जो राइट्स है आप उसको छीन नहीं सकते हैं। अगर आप आर्टिकल 21 छीनना चाहेंगे तो वो तो आप छीन नहीं सकते, 20 छीनना चाहेंगे वो आप छीन नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट वो आपसे छीन नहीं सकती है। लेकिन राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता। क्यों? क्योंकि किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं भी है ना, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि मतलब उनके पास प्रॉपर्टी किसी के पास थोड़ा कम हो गया, ये था ना, ये इसलिए लाया गया क्योंकि किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी था, तो बस उसको थोड़ा सा उसको छीनने के लिए, उसको लेने के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की को भी फोकस करना पड़ता था, तो उसके लिए ये करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं था। तो राइट टू प्रॉपर्टी अगर आपके किसी के पास है, कोई बहुत ज़्यादा अर्न किया अपने मतलब स्ट्रगल से, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी मतलब एक्वायर किया है, तो ये चीज़ें आपका बेसिक स्ट्रक्चर में कोई नुकसान नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए वो मतलब 44th CAA 1978 में इसको मतलब उसको डिलीट कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। क्योंकि आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि ये 1973 में आया और राइट टू प्रॉपर्टी तो 1978 में गया, ठीक है, तो ये 5 साल क्यों लग गया? तो इसके पीछे बैकग्राउंड ये था, ठीक है, पूरा बैकग्राउंड आपका ये था, ठीक है। आई होप कि पॉइंट समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि पार्लियामेंट पास पावर है, वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। अब बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा वो ये सेशन के बाद में हम लिखवा देंगे कौन कौन सा है, अभी तक कौन कौन सा है, ठीक है, क्योंकि कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है, फिर से कुछ होने वाला बवाल। अब ना ये होता है 1975 को टाइम होता है जब इंदिरा नेहरू गांधी केस ही आता है 1975 में। हो सकता है आप ये नहीं पढ़े होंगे, बाकी सब तो पढ़े होंगे। ये जब केस आता है ना, इसमें ये होता है कि जो बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है, ये इसमें फिर से रीअफर्म किया जाता है। एक वर्ड आप यहां लिख लेंगे, रीअफर्म्ड। मतलब देखिए, जो पार्लियामेंट है वो ऐसा नहीं कि मतलब कोशिश नहीं कर रही थी। जब ये 73 का ये आया तो पार्लियामेंट जो थी फिर से 25th जो आपका अमेंडमेंट वो लेके आई, 26th ये सभी लेके आई। तो ये अगेंस्ट में था, किसके अगेंस्ट में? कि आप इसमें से मान के चलिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें ये बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है कुछ तो ले सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं ले सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में आपका फंडामेंटल राइट्स भी आ गया, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में आप सब कुछ मतलब कवर नहीं होता है। कुछ इसमें पार्ट एलिमेंट आप टेक अवे कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं ये चीज़ें। और राइट टू जो प्रॉपर्टी है उसमें थोड़ा इशू था, राइट टू प्रॉपर्टी को आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि जजमेंट तो आ चुका है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को उस समय तक भी उसको लिया नहीं गया था, 78 में लिया गया। तो यहाँ तक चैलेंजेस, और इसमें जो मतलब क्या बोल सकते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट एक तरफ और पार्लियामेंट एक तरफ फाइट चलता रहा। उसी के रिजल्ट में इंदिरा नेहरू गांधी केस आया और उसमें ये बोला गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको फिर से रीअफर्म करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आया। इवन आपको ये भी मालूम होगा कि
42nd जो अमेंडमेंट है, ये कितना होगा, 6 या 7 कर देते हैं, 42nd CAA 1976। मतलब यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसमें क्या क्या प्रोविजन किया गया, सोशलिस्ट सेक्युलर, ये जो वर्ड ऐड किया गया, ये वर्ड यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। इसमें हम ये बताएंगे कि इसमें ये हुआ, खासकर ये आपका गवर्नमेंट जब लेके आती है कि आर्टिकल 368, आर्टिकल जो 368 है, इस ये बोला गया कि 368 जो आर्टिकल है इसमें नो लिमिटेशन है, कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है। मतलब देखिए, पीछे तो ये बोला गया कि केशव भारती केस में कि फंडामेंटल राइट्स को आप ले सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप ले नहीं सकते हैं। इसमें ये बोला गया कि आर्टिकल 368 में के पास कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब सॉरी इसके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब इसके पास मतलब अनलिमिटेड पावर है। एक वर्ड इसको भी लिख लेंगे, अनलिमिटेड पावर है। मतलब इतना होने के बाद भी जो गवर्नमेंट थी वो 368 में चेंजेस किए जा रही थी, और इसमें ये बोला गया कि इसमें इसके पास अनलिमिटेड पावर है, और ये जो अनलिमिटेड पावर है ये आप कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे यही कर दे रहे हैं, इस अनलिमिटेड पावर को आप कोर्ट में कैन नॉट क्वेश्चन इन कोर्ट। ठीक है, कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये आया किसमें, तो ये संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद ये लाया गया। ठीक है, गवर्नमेंट भी शांत नहीं रहने वाली थी। उनको मालूम है कि जब यहाँ पार्लियामेंट एक तरफ से है और सुप्रीम कोर्ट एक तरफ से है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का फिर से एक रिएक्शन मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट में इसके बाद एक फिर से मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस 1980 ये लेके आती है, क्योंकि ये केस यानी जजमेंट है, सिंपल ये जजमेंट है, और इस जजमेंट में जो आपका 42nd CAA लाया गया और जो बात बोली गई उसको बोला गया कि ये आपका इनवैलिड है, ये आपका इनवैलिड है। और एक स्टेटमेंट ये दिया गया कि आर्टिकल 368 के पास जो पावर है वो अनलिमिटेड ना होकर वो लिमिटेड पावर है, इसी में आया। ठीक है, यानी कि इसमें बोला गया लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट समझते देखिए, 42nd CAA में क्या बोला गया कि पार्लियामेंट पास अनलिमिटेड पावर है। उसी के अगेंस्ट में जब एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, मिनर्वा मिल्स केस 1980, उसमें ये बोला गया कि आपके पास जो पावर है वो लिमिटेड है। तो जहां लिमिटेड उसको अंडरलाइन कर लीजिए, और जहां अनलिमिटेड वहां भी कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि ये अनलिमिटेड और लिमिटेड का ही खेल था। ठीक है, यहाँ तक में। ठीक, तो आई थिंक यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। इसके बाद देखिए, जब भी केशव भारती केस आया ना, उसके बाद जो गवर्नमेंट थी बार बार कोशिश कर रही थी कि ये जो जजमेंट है इसको बदला जाए, और बदलने के लिए जो पार्लियामेंट है उनके पास भी एक कोई ऑप्शन बचा नहीं था। वो फिर से मान चलिए 6 जजेस उनके फेवर में थे, ये भी सोचिए, तो 13 जजेस, उसमें कैपेसिटी भी बहुत कम थी, तो 14। अब जब भी किसी जजमेंट को चेंज करना पड़ेगा तो उससे जो हायर बेंच का जो जजेस है उसके पास जाएगी एक केस। तो 13 तो ऑलरेडी बड़ा है, अभी तक का सबसे बड़ा जजेस आपका केशव भारती केस में है, तो 14 करना पड़ेगा, और ये पार्लियामेंट के मतलब इसके हैंड में नहीं थे। इसके लिए पार्लियामेंट बार बार संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके कुछ ना कुछ चेंजेस कर रही थी। ठीक है, जब ये इतना कुछ हुआ तो उसी के और एक केस आता है, वामन राव केस। वामन राव केस भी इंपॉर्टेंट है। इसी सीक्वेंस में वामन राव केस आता है आपका 1980, आई थिंक 81 था आपका, यस 81 में। ठीक है, ये केस लाने के पीछे पर्पस ये था कि इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया, आपको शायद एक चीज बताए होंगे, 9th शेड्यूल ये कहता है कि उसमें कोई भी अगर लॉ आता है तो वो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, मतलब उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी जुडिशरी हो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे हम शायद पहले भी डिस्कस किए होंगे शायद मेरे ख्याल से। तो इसमें ये बोला गया
कि नो, जो आपका 9th शेड्यूल है, इवन 9th शेड्यूल भी जो है उसमें, एक सेकंड, ये था 9th शेड्यूल प्लस ये भी आपका जो है ना, ये भी कवर होगा, ठीक है। और एक चीज बोला गया कि आप कुछ भी करेंगे वो आपका जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन आप शो नहीं कर सकते जो हो सकता है कि फंडामेंटल राइट्स या कोई भी मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। तो इसके लिए बोला गया कि आप कुछ भी एक्टिविटी आप शो करते हैं, मतलब वो चीज़ें आपका जुडिशियल रिव्यू में आएगी, यानी जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है। जब जुडिशरी रिव्यू करती है, मतलब जुडिशरी कोई किसी पास रिव्यू पावर कब होता है, यानी उसके पास पावर है तभी तो वो कर रही है, यानी कि वो उस चीज़ को उसमें अथॉरिटी उनके पास में भी है कि अगर रिव्यू करने के बाद अगर वो ये देखा जा रहा है कि ये जो ऑर्डर है या लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको इनवैलिड बोल सकती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट वामन राव केस से निकल के आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर ये मतलब और मतलब क्या क्या पॉइंट इसमें आते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ जो पॉइंट है आप उसको लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर हम ये बताएंगे कि कभी कभी ना जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है इसको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक का जजमेंट में यानी कि 2022 चल रहा है ना, 2022 चल रहा है, और डेट क्या आपका, तो डेट आपका है 27, ठीक है। 28 है ना, 28 है, तो 28 मार्च है। तो अभी तक का 28 मार्च 2022 को इस डेट तक में कौन कौन से जो एलिमेंट है, कौन कौन से प्रोविजन है जो कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है, इसको आप कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला चीज जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, रिपब्लिक जो वर्ड है रिपब्लिक हो गया, ठीक है। फ्रेटर्निटी हो गया, और भी हम सब कुछ यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आप उसको खुद से सर्च करके भी आप लिख सकते हैं, तो सब कुछ नहीं लिख रहे हैं। फ्रेटर्निटी हो गया, इसके बाद आप लिख सकते हैं पार्लियामेंट्री लॉ हो गया, पार्लियामेंट्री लॉ हो गया, ठीक है। रूल ऑफ लॉ हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, ठीक है, ये हो गया। और सेक्युलर वर्ड हो गया, एटसेट्रा, आप एक बार लिख लेना, ठीक है। और बहुत कुछ है, तो आपको भी मालूम चल जाता है कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन सा वायलेट करने पर फंडामेंटल राइट्स का ही वायलेट हो जाएगा, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन में आप इसको लिख सकते हैं। अब ना एक चीज़ बताना चाहेंगे, देखिए क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, कुछ एक्सपर्ट क्यों करते हैं क्रिटिसाइज, इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 50 ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर ये कहा गया, लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ पावर किसी का नहीं कहा गया है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेसी में हमेशा जो पावर होती है, मतलब एक डेमोक्रेसी का कंट्री कौन सा होता है जिसमें डिबेट हो, डिस्कशन हो, चेक्स एंड बैलेंसेस हो, यानी कि यहाँ पर पावर का डिवीजन तो हो, लेकिन उस पावर के डिवीजन में आपका जो जुडिशरी है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कभी चेक्स एंड बैलेंसेस करे, और टाइम आने पर जो पार्लियामेंट है वो जुडिशरी के ऊपर कर सकें, ठीक है। मतलब कोई भी सुप्रीम नहीं हो सकता, कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वायलेट करने की कोशिश करेगा, चाहे आपका जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव, चाहे लेजिस्लेटिव हो, हाँ तीनों में से कोई एक करता है तो उनके पास ऑप्शन है कि अगर एक कोई करता है दूसरा जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस अप्लाई कर सकता है। तो इसी के लिए अब यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, मतलब ये है कि आप कुछ भी लाइए, पार्लियामेंट कुछ भी लाएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है जुडिशियल रिव्यू का, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का जो ये कॉन्सेप्ट है वो बोल के वो मतलब बता के ये कर सकती है कि मेरे पास तो ये है, तो आपके पास मतलब ये लॉ बनाने का राइट नहीं है, कहीं मतलब जो पार्लियामेंट की जो पावर है उसको लिमिट कर रही है। तो ये क्या है, तो पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वो हर तरीके से कर सकती है। अगर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ये लगा कि आप कोई भी लॉ बना नहीं सकते हैं,
ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का ऑपरेशन होगा। तो ये जब स्टार्ट, क्योंकि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये अल्टीमेटली क्या है, ये जुडिशरी का एक इवोल्यूशन है, क्रिएटिविटी है। और ये इंडिया में बोल सकते हैं ये इंडिजिनसली है, ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि इंडिया में ओरिजिन हुआ है। हाँ ये अलग बात है बांग्लादेश में भी इसको अडॉप्ट किया गया, बांग्लादेश हो गया, और एक आपका एक कंट्री है दिमाग में नहीं आ रहा है कौन सा है, जर्मनी है, लेकिन बांग्लादेश एक है कन्फर्म है। तो यहाँ पर भी कॉपी किया गया 2 कंट्री से, जो इंडिया को देखते हुए ये कॉन्सेप्ट कॉपी किया गया बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन वहाँ सेम नाम नहीं है, कुछ और नाम है। तो ये जो है ना, इसको क्रिटिसाइज करने के पीछे रीज़न यही होता है कि जो सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सके। यहाँ पर हमेशा बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, चाहे जुडिशरी के बीच में हो चाहे आपका एग्जीक्यूटिव बीच में हो। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है ये तभी होगा इंश्योर जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना एक्टिविज्म ना दिखाए। सुप्रीम कोर्ट मतलब इसको बोलते हैं ना एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी वो शो ना करे। तो बेसिक स्ट्रक्चर कभी कभी ये शो करता है कि जुडिशरी की एक्टिविज्म को शो करता है कि जुडिशरी अपना जो जुडिशरी वो ओवर रीच कर चुकी है। तो एक तो रीज़न ये है, एक फैक्टर ये है, इसलिए जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया जाता है खासकर इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन एक प्लस पॉइंट तो बहुत सारा है, जितना भी हम समझाए ना, जो हम यहाँ एग्जाम्पल लिखे बस इस एग्जाम्पल से आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा। कैसे? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जब भी लाएगा, मतलब इसको लाने के पीछे डेमोक्रेसी इंश्योर हो जाएगी, सिटीजनशिप ये भी इंश्योर होगी, फ्रेटर्निटी इंश्योर होगी, पार्लियामेंट्री लॉ ये भी सेव होगा, रिपब्लिक ये भी सेव होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना सेव कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना आप इसको लिख सकते हैं मेंस में, ठीक है। जब मेंस में लिखते हैं तो आपके पास मतलब इतना सारा पॉइंट होना चाहिए, आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक रहा आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और हर एक पॉइंट हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि मतलब जितना कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। जब भी मेंस के लिए पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत हम लोग आगे और भी डिस्कस करना चाहेंगे। तो क्योंकि आपका क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही तरीके से इसको कवर किया गया। आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं होगा। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे फिर। नेक्स्ट टॉपिक जो मतलब हम लोग करने वाले, तो इस टॉपिक के लिए यहीं तक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।